दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनावों के बारे में। अभी हाल ही पिछले दिनों हरियाणा में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं। ठीक उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं। उसमें फारूक अब्दुल्ला की पार्टी ने विजय प्राप्त की है। तो दोस्तों सबसे आश्चर्यजनक बात हरियाणा विधानसभा चुनाव में रही। हरियाणा चुनाव में चुनाव से पूर्व और चुनाव के समय इस प्रकार के अप्रत्याशित नतीजों के बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। प्रत्येक गांव, देहात, शहर, इवन भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं ने भी अपनी हार मान ली थी और वो भी अब ऐसा कहने लग गए थे कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी की वजह से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। सट्टा बाजार, मीडिया, एग्जिट पोल और थोड़े बहुत भी जो चुनावों के बारे में समझ रखते हैं, उन सभी का मानना था कि इस बार कांग्रेस की सरकार आ रही है। इसका मतलब यह नहीं था कि कांग्रेस ने कोई बहुत अच्छे काम हरियाणा में किए हों या कांग्रेस पार्टी वहाँ मेहनत कर रही हो इस वजह से आ रही हो, ऐसा नहीं था। जनता बदलाव चाहती थी। जनता को भारतीय जनता पार्टी से लगभग नफरत हो चुकी थी और वो किसी को भी वोट देने के लिए तैयार थे। पब्लिक को यह लगा कि कांग्रेस पार्टी सरकार बना सकती है और शायद अपनी पिछली गलतियों को नहीं दोहराएगी और अच्छा काम करेगी। इस वजह से जनता इस बार कांग्रेस पार्टी के साथ थी। जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आता गया, कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाती गई। दोस्तों वोटिंग हुई, एग्जिट पोल के नतीजे आए, वहाँ लोगों से पूछा गया, लगभग तय था, कांग्रेस भी अपनी जीत तय मान ही चुकी थी। और जैसे ही वोटों की गिनती प्रारंभ होती है, मतपत्रों की गिनती प्रारंभ होती है, कांग्रेस 74 सीटों पर अपनी बढ़त बनाती है और भारतीय जनता पार्टी 19 सीटों पर अपनी बढ़त बनाती है। तो यह भी तय हो चुका था कि इस बार सरकारी कर्मचारी भी नहीं चाहते कि पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। किसान भी नाराज़ थे, खिलाड़ी भी नाराज़ थे, आम आदमी भी नाराज़ था। फिर ऐसा कैसे संभव हुआ? जहां मतपत्रों की गिनती में 74 सीटें कांग्रेस प्राप्त करती है और 19 सीटों में भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती है और जैसे ही ईवीएम मशीनें खुलना शुरू होती है, पुनः प्रथम, द्वितीय, तृतीय राउंड के लगभग आसपास कांग्रेस की बढ़त जारी रहती है। और फिर एक ऐसा कुचक्र शुरू होता है जिसमें 80 से 99% चार्जिंग वाली ईवीएमें गिनती के लिए लाई जाती है। वहाँ पर लोगों के द्वारा, अन्य पार्टियों के प्रतिनिधियों के द्वारा ऑब्जेक्शन उठाया जाता है, लेकिन उनके ऑब्जेक्शन को दरकिनार कर दिया जाता है और गिनती प्रारंभ रहती है और भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाना शुरू कर देती है। जैसे जैसे राउंड बढ़ते जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की बढ़त भी बढ़ती जाती है और अंत में 4 से 5 बजे के करीब यह तय हो जाता है कि पुनः तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो दोस्तों यह
चुनाव किसी भी मायने में ऐसा नहीं लगता कि एक सफल चुनाव था। आप आम पब्लिक के बीच में जाएंगे, इन आंकड़ों को देखेंगे तो आपको स्पष्ट लगेगा कि यहाँ पर जीत कोई अन्य पार्टी रही थी, जिताया किसी अन्य पार्टी को गया। इवन इसमें एक प्रमुख बात यह भी है कि चुनाव संपन्न होने के बाद 61.19% मतदान बताया गया था, जो 24 घंटे के बाद बढ़कर चुनाव आयोग के द्वारा 67.90% बताया जाता है। तो दोस्तों लगभग यह 7% की वृद्धि, जो करीब 14 लाख वोटों के आसपास बैठती है, इसे आप क्या कहेंगे? यह मीडिया का युग है, कंप्यूटर का युग है, इसमें तो झटपट आंकड़े जाते हैं, सभी लोगों को दिखाई देते हैं। फिर ऐसा कैसे संभव है कि 61% वोटिंग, जो लगभग 68 के आसपास पहुंच जाती है? यह मेरे नहीं, सभी के समझ से बाहर है। और इसके बारे में जब कांग्रेस अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कराने के लिए चुनाव आयोग जाती है, तो चुनाव आयोग के द्वारा भी उन्हें कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया जाता, और जो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में निर्णय आया है उसको उस पर चुनाव आयोग कायम रहता है। दोस्तों इससे पूर्व भी चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में धांधली हो चुकी है, वहाँ भी चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ था। और यह भी तय है कि चुनाव आयोग पारदर्शी नहीं रहा है। इससे पूर्व में 3 सदस्य हुआ करते थे, सुप्रीम कोर्ट, विपक्ष का नेता और सत्ताधारी पार्टी का मुखिया। ये तीनों मिलकर के चुनाव आयोग के सदस्य चुना करते थे, लेकिन अब बहुमत भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है, क्योंकि यहाँ सुप्रीम कोर्ट को हटा दिया गया है और 2 सदस्य सरकार के हैं। चंडीगढ़ चुनाव में यही हुआ, फर्जी तरीके से मतपत्रों को काटा गया, पीटा गया, और समझदार पार्टियों ने या समझदार लोगों ने उनका वीडियो बना लिया और वो सुप्रीम कोर्ट में गया। तब सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वास्तव में धांधली हुई है और वहाँ पर पुनः कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी का मुखिया वहाँ बनाया गया। तो दोस्तों यह होता आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में यह भी अपील की गई थी कि वीवीपैट की गिनती तो संभव है, जब हमने ऐसी व्यवस्था की है कि हम ये देख सकें कि मेरा मत किसको जा रहा है, तो वो उन पर्चियों की गिनती भी तो हो सकती है जहां विवाद हो। कांग्रेस भी यही आरोप लगा रही है कि 20 सीटों पे ऐसी धांधली हुई है जहां 80 से 99% चार्जिंग वाली मशीनें लाई गई थी और हमारे संज्ञान में ऐसा आया है। तो उनकी पुनः रिकाउंटिंग हो या उन जगहों पे चुनाव दोबारा करवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट को, देश को बचाना है तो सुप्रीम कोर्ट को जागना पड़ेगा, यह देखना पड़ेगा, माननीय न्यायाधीशों को इस पर निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सभी वकील आंदोलन कर रहे हैं, काफ़ी समय से आंदोलन कर रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि मशीनों में गड़बड़ हो रही है। विपक्षी पार्टियों का भी यही कहना है कि यह गड़बड़ हो रही है। सत्ताधारी दल जानबूझकर किसी न किसी एक आध सीट पे या एक आध विधानसभा या लोकसभा में विपक्षी पार्टियों को जितवा देता है, दूसरी जगह समय अपना उल्लू सीधा करता है। ऐसा स्पष्ट रूप से है, आप मीडिया की खबरों में देखेंगे, यूट्यूब चैनलों पे देखेंगे, जनता से मिलेंगे तो ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अब इसे क्या माना जाए
लोकतंत्र की हत्या हो रही है, या जनादेश का अपमान हो रहा है, या यह चुनाव भी चीन, रसिया आदि देशों की तर्ज पर यहाँ संपन्न होने लगा है। यहाँ कभी जनता के वोट पे बदलाव होगा भी या नहीं होगा, यह चुनाव प्रक्रिया कितने दिन चल पाएगी या आगे नहीं चल पाएगी, क्योंकि यह सब चीज़ें पिछले 4-5 सालों से दोहराई जा रही है। चुनी हुई सरकारें भी गिराई जा रही है, वहाँ पर भी इधर उधर से भानुमति का कुनबा जोड़ के सरकारें बनाई जा रही हैं। चुनी हुई सरकारें पुनः विपक्ष में बैठ रही हैं और ईडी, सीबीआई आदि के भय से विधायक टूटकर सत्ताधारी दलों की तरफ भाग रहे हैं, सांसद भाग रहे हैं। यदि यही होता रहा तो विपक्षी पार्टियां चाहे जितना जोर लगाए, चाहे जितनी स्कीम लेकर आए, चाहे जैसे घोषणा पत्र जारी करे, कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए इनको, सीबीआई को, ईडी को या अन्य इनकम टैक्स या इस तरह के तंत्र को स्वतंत्र बनाना होगा।